हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके स्टडी ग्राम चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि पढ़ेंगे और हम लोग घटना चक्र का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसके पहले तक जो भी टॉपिक्स है या चैप्टर्स है वो आपका हो चुका है, प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। साथ ही हिस्ट्री का, उसके बाद पॉलिटी का और सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान चल रहा है, तो घटना चक्र का ये सभी बुक्स साथ में चल रहा है, तो प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। नोट्स देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार देश का लगभग 54.6% सेंसस 2011 कार्य बल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में संलग्न है। यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार जो है देश का लगभग 54.6% सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के अनुसार कार्य बल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में संलग्न है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 यानी आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार देश का लगभग 46.1% श्रमबल कृषि क्षेत्र एवं संबद्ध कार्यकलाप में संलग्न है। तो ये न्यू डाटा है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान वर्तमान कीमतों में सेकंड एई पर देश के जीवीए में इसकी हिस्सेदारी 18% है। अगला देखते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। ये सवाल पूछा गया है और ये आपको आगे मिलेगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय यूपीएयू में के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। यानी कि उस समय जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में शामिल था, तो पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तत्कालीन योजना आयोग के अनुसार भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 15। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों एग्रो इकोलॉजिकल रीजन और 60 कृषि पारिस्थितिकी उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया था। इन सबको 60 पारिस्थितिकी उपक्षेत्रों, इसको ध्यान रखिएगा, सवाल आपको आगे मिलेगा। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु, प्रकार एवं वृद्धि अवधि की लंबाई, एलजीपी एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। अगला देखते हैं। भारत में कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई थी। ये सवाल आगे मिलेगा कि भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजार उन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 70% सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एवं 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकांश अनाज के संतुलन नमी मात्रा EMC लगभग 13.5 से 16% के मध्य होती है। कृषि में युग्म पैदावार डबल क्रॉपिंग का आशय है लगातार 2 फसलें एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। एक ही साथ एक भूमि पर 2 या अधिक फसल उगाना बहुफसली मल्टी क्रॉपिंग खेती कहलाती है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निर्धारित पंक्ति पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलें उगाना अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग खेती कहलाती है। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों को उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। भारत में ठेकेदारी कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। अगला देखते हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है जहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। यहाँ पर वास्तविक वार्षिक वर्षा लगभग 2799.2 मिलीमीटर वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार है। वर्ष 2024 से 25 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रमुख 3 सर्वाधिक अन्न उत्पादक राज्य हैं। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान 17.85% सर्वाधिक है। भारत में वर्ष 2023-24 के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.28%, वन क्षेत्र 23.46% एवं अन्य क्षेत्र कुल 31.26% है। FAO 2024 के अनुसार विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में भारत पहले तथा चीन मुख्य भूमि द्वितीय स्थान पर है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2024-25 के अनुसार भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में लगभग 36.11% यानी 36.11% 2020-21 से 2024-25 का औसत भाग पर चावल की कृषि की जा रही है। अगला देखते हैं। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के आधार पर भारत में सर्वाधिक उर्वरक NPK उपभोग करने वाले 5 राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश 5563.82 हजार, यानी कि NPK में नाइट्रोजन, ठीक है, पोटास और फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। टन महाराष्ट्र 3274.17 हजार टन, मध्य प्रदेश 3203.31 हजार टन, कर्नाटक 2325.04 हजार टन एवं पंजाब 2042.09 हजार टन है। वर्ष 2023-24 पी यानी कि पी के आंकड़ों के आधार पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले 5 राज्य क्रमशः हैं। पंजाब 247.6 किलोग्राम, बिहार 241.1 किलोग्राम, आंध्र प्रदेश 235.0 किलोग्राम, तेलंगाना 220.0 किलोग्राम तथा हरियाणा 218.9 किलोग्राम। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं। भारत में बीज ग्राम योजना सीड विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फार्म शेप्ड सीड की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसके लिए एक गांव या क्षेत्र के समान रुचि वाले किसानों के समूह को बीज उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण एवं आधार या प्रमाणित बीज हेतु सहायता देकर स्थानीय स्तर पर उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। एक मार्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। भारत सरकार का कृषि उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाणीकरण ग्रेडिंग चिन्ह है, जो कृषि उपज श्रेणीकरण और चिन्हांकन अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों के ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देखते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत मिट्टी उर्वरता सुधारने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों में पानी की भौतिक उपलब्धता बढ़ाना
हर खेत को पानी सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, प्रति बूंद अधिक फसल, टिकाऊ जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना आदि था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC पूरे देश में संचालित हो रही है और इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा लोबिया में 0.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसलों को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा सनई गवार लोबिया में से ढैंचा में 0.42%, सनई में 0.43%, ग्वार में 0.34%, लोबिया में 0.49% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। किंतु सनई की बुआई से खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन 86 से 129 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ढैंचा से 84 से 105 किलोग्राम हेक्टेयर, गवार से 68 से 85 किलोग्राम हेक्टेयर तथा लोबिया से 74 से 88 किलोग्राम हेक्टेयर नाइट्रोजन खेत को प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, फर्टिगेशन का संबंध जल में घुलनशील उर्वरक को घोलकर सिंचाई से है। इस विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषणों के निक्षालन में भी कमी आती है। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटाश युक्त आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है इस विधि द्वारा प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला देखते हैं, कृषि में शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ हैं। फसल लागत में कमी, पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह धीरे धीरे अपघटित होकर खाद बनता है। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम की भी बचत होती है। फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है जिससे वायुमंडल से कार्बन का पृथक्करण होता रहता है। अगला देखते हैं, भारत में पारितंत्र अनुकूल कृषि में विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाया जा रहा है। इसमें सीम आधिक्य, दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है। अगला देखते हैं, भारत के तत्कालीन योजना आयोग ने वर्ष 1989 में मृदा वर्षण, तापमान, ऊंचाई, जल संसाधनों आदि कृषि जलवायवीय कारकों की समानता के आधार पर भारत को 15 बृहद कृषि जलवायवीय प्रदेशों में विभाजित किया है। अगला देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट NARP ने वर्ष 1979 में देश को 127 कृषि जलवायवीय क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया था। क्रम संख्या कृषि जलवायु क्षेत्र, राज्य केंद्र शासित प्रदेश। पहला है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दूसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। 3 नंबर है निचली गंगा का मैदान, पश्चिम बंगाल। 4 नंबर मध्य गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश, बिहार। 5 नंबर ऊपरी गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश। 6 नंबर है गंगा पार का मैदान, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। 7 नंबर पूर्वी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। 8 नंबर है मध्य पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 9 नंबर पश्चिमी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
10 नंबर है दक्षिणी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। 11 नंबर है पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुदुचेरी, तमिलनाडु। 12 नंबर है पश्चिमी तटीय मैदान और घाट क्षेत्र, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। 13 नंबर है गुजरात के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र, गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। 14 नंबर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, राजस्थान। 15 नंबर द्वीप क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों इकोलॉजिकल रीजन्स में बांटा है। पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, एरिड इकोसिस्टम। पहला पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क, दूसरा पश्चिमी मैदान कच्छ और काठियावाड़, प्रायद्वीप का कुछ भाग गर्म शुष्क, 3 दक्कन का पठार गर्म शुष्क। अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, सेमी एरिड इकोसिस्टम। 4 नंबर उत्तरी मैदान तथा मध्य उच्च भूमि अरावली सहित। 5 नंबर मध्य मालवा उच्च भूमि, गुजरात का मैदान तथा काठियावाड़, प्रायद्वीप। 6 नंबर दक्कन का पठार गर्म अर्ध शुष्क क्षेत्र। 7 नंबर दक्कन, तेलंगाना पठार और पूर्वी घाट। 8 नंबर पूर्वी घाट, तमिलनाडु उच्च भूमि तथा दक्कन कर्नाटक पठार। उपाद्र पारिस्थितिकी तंत्र, सब ह्यूमिड इकोसिस्टम। 9 नंबर उत्तरी मैदान गर्म उपाद्र शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र। 10 नंबर मध्य उच्च भूमि, मालवा, बुंदेलखंड एवं पूर्वी सतपुड़ा। 11 नंबर पूर्वी पठार, छत्तीसगढ़, महानदी बेसिन। 12 नंबर पूर्वी छोटानागपुर पठार और पूर्वी घाट। 13 नंबर पूर्वी मैदान। 14 नंबर पश्चिमी हिमालय गर्म उपाद्र। आद्र पारिस्थितिकी तंत्र, ह्यूमिड पर ह्यूमिड इकोसिस्टम। 15 नंबर बंगाल तथा असम का मैदान। 16 नंबर पूर्वी हिमालय। 17 नंबर उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और पूर्वांचल। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, कोस्टल इकोसिस्टम। 18 नंबर पूर्वी तटीय मैदान। 19 नंबर पश्चिमी घाट तथा दक्षिणी तथा पश्चिमी तटीय मैदान। द्वीपीय तंत्र, 20 नंबर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। प्रश्न को उसका पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहला, स्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि किस तरह भिन्न है। पहला, स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। दूसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। 3 नंबर पारंपरिक रासायनिक कृषि और शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। 4 नंबर मल्च बनाना, मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा आपका बी नंबर सही उत्तर है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर गलत है। प्रकृति के साधनों का बिना दुरुपयोग या प्रदूषित किए अधिकतम उपयोग करने वाले कृषि की विधि को स्थायी कृषि कहा जा सकता है। इसमें मृदा, जल तथा प्राकृतिक रूप से निर्मित खाद और उसके संरक्षण के लिए क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग विधि के तहत मिट्टी को ढकना आदि अपनाकर कृषि की जाती है। अतः कथन 1, 2, 4 सत्य है। 1, 2, 4 सत्य है। यह विधि शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में प्रभावकारी है, अतः कथन 3 असत्य है। 2 नंबर कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज का क्या लाभ है या है। पहला, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। दूसरा, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। तीसरा, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा आपका 1, 2, 3, यानी कि डी सही है। शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के
निम्नलिखित लाभ है। फसल लागत में कमी, पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह धीरे धीरे अपघटित होकर खाद बनता है। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई के समय और श्रम की भी बचत होती है। फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है जिससे वायुमंडल से कार्बन का पृथक्करण होता रहता है। 3 नंबर, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। पहला, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। दूसरा, रॉक फॉस्फेट और सभी अनफॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तीसरा, पौधों के लिए पोषक बड़ी मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। चौथा, रासायनिक पोषकों के निक्षलन में कमी संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। राइट आंसर होगा आपका 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर गलत है। राइट आंसर होगा सी। फर्टिगेशन, जल में घुलनशील उर्वरक को घोलकर सिंचाई विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग दोगुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषणों के निक्षलन में भी कमी आती है। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है इस विधि द्वारा प्रयोग के उपयुक्त नहीं है। 4 नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धति या पद्धतियों को परितंत्र अनुकूल कृषि माना जाता है। पहला, फसल विद्युत रोपण। दूसरा, सिम्ब आधिक लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन। 3, टेंसीमीटर का प्रयोग। 4 नंबर, ऊर्ध्वाधर कृषि यानी वर्टिकल फार्मिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा आपका 1, 2, 3, 4 चारों सही है यानी डी आंसर। भारत में परितंत्र अनुकूल कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाया जा रहा है। इसमें सिम आधिक्य, दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है। 5 नंबर, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है। तो एम.एस. रंधावा। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। उनका पूरा नाम महेंद्र सिंह रंधावा है। उन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छह नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन ए, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कथन 2, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। कारण 3, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। तो राइट आंसर होगा आपका सभी के सभी गलत है, बी। कथन 1, 2 और 3 सभी गलत हैं। भारत के तत्कालीन योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया था अतः कथन 1 गलत है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में विभाजित किया अतः कथन 2 भी गलत है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का विस्तार लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, जबकि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का आच्छादन कवरेज लद्दाख का संपूर्ण क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आता। कथन 3 भी गलत है। 7 नंबर सवाल देखिए, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। पहला, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। दूसरा, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है। तो राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है इसलिए राइट आंसर ए होगा।
ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के केंद्रीय एवं पश्चिमी भागों को शामिल किया जाता है। ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 4 कृषि जलवायु क्षेत्र शामिल हैं: पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र और मध्य मैदानी क्षेत्र। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता लगभग 131%, लगभग मतलब 130%। कृषि फसल गहनता लगभग 142%, यानी लगभग 140% है, अतः दोनों कथन सही है। 8 नंबर, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, तो डी 20 है, 20। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन और 60 कृषि पारिस्थितिकी उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु, प्रकार एवं वृद्धि, अवधि की लंबाई, एलजीपी एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। 9 नंबर, पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो सी 60। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना सेंसस, भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर मिस पी सेनगुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता डॉक्टर गैलिना सदाशिव के अध्ययन पर आधारित एक प्रबंध मोनोग्राफ प्रकाशित किया, जिसमें भारत को 60 लघु माइक्रो कृषि क्षेत्रों में बांटा गया था। 10 नंबर, कथन ए, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। कारण आर, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, राइट आंसर होगा बी, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर बी होगा। भारत के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई अधिक व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु वह निर्वाह प्रकृति की है। कथन एक तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। 11, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े या विस्तृत क्रियान्वयन में क्या बाध्यता है या बाध्यताएं हैं? पहला, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। दूसरा, निजी क्षेत्र के बीज कंपनियों के उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्री और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर, निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा आपका बी, केवल 3 सही है, बाकी 1 और 2 गलत हैं। चूंकि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में आता, कथन 1 असत्य है। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र के बीज कंपनियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिमाण और उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में संलग्न है, जिससे कुछ चुने हुए कृषकों की आवश्यकता ही पूरी हो पाती है। गुणवत्ता वाले बीजों के संबंध में मांग पूर्ति अंतराल, अतः कथन 3 सत्य है। 12 नंबर, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बी, 1960 में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय UPAU के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। 13, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है बी, GVPAU पंतनगर। 14 नंबर, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष
बी 1960 में। 15 यदि कारखानों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय इनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो बी 16%। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडारण के समय 70% सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी एवं 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकांश अनाज के संतुलन नमी मात्रा EMC लगभग 13.5 से 16% की मदद होती है। अतः नजदीकी विकल्प के रूप में विकल्प बी को सही उत्तर माना जा सकता है। 16 नंबर, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो राइट आंसर डी है। नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन 23%, अन्य क्षेत्र 30%, बाकी सभी गलत है। वर्ष 2009 से 10 के आंकड़ों के आधार पर भारत में शुद्ध बुआई क्षेत्र 42.27%, वन 23.28% तथा अन्य क्षेत्र लगभग 31.45% है। इस पर सन्निकट विकल्प डी भूमि उपयोग वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। 2023-24 के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.28%, वन क्षेत्र 23.46% एवं अन्य क्षेत्र कुल 31.26% है। 17 नंबर, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है, तो ए विभिन्न मौसमों पर दो फसल, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, बाकी सभी नहीं। कृषि में युग्म पैदावार डबल क्रॉपिंग का आशय एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर लगातार दो फसलें उगाना, इस रूप में विकल्प ये सही उत्तर है। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, राइट आंसर होगा सी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। उन्नीस नंबर, मिश्रित खेती में सम्मिलित है सी कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। 20 नंबर, समानांतर फसल का एक उदाहरण है बी गेहूं प्लस सरसों। समानांतर फसल के अंतर्गत दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती है। इनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है और दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में सही उत्तर विकल्प बी है। गेहूं तथा सरसों समानांतर फसल का उदाहरण है। 21 नंबर सवाल देखिए, निम्न राज्यों में डैश को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है, तो डी सिक्किम है। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। 22 नंबर, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो डी बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है, बाकी सभी है। नहीं पूछ रहा है यानी गलत, तो डी नंबर सही है, बाकी सभी ऐसे सही। फसलों की विविधता, प्रकृति में अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, सभी सही है। भारतीय कृषि प्रकृति पर अधिक निर्भर है। यहाँ फसलों की विविधता तो है, परंतु अधिकांश फसलों में उत्पादकता का स्तर निम्न है। यहाँ पर बड़े खेतों की तुलना में सीमांत भू जोतों की अधिकता प्रधानता है। 23 नंबर, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण है, राइट आंसर डी उपयुक्त सभी है, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना सही है। जूट का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये सभी
सही है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार देश के लगभग 46.1% श्रम बल कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप में संलग्न है। वर्ष 2024-25 के दौरान वर्तमान कीमतों पर देश के जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 18% है। इससे स्पष्ट है कि कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं और उत्तराधिकार के आधार पर निरंतर विभाजन से कृषि जोतों का आकार भारत में लगातार छोटा होता जा रहा है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक भी भारतीय कृषि की एक मुख्य समस्या है। 24 नंबर कथन ए, पारंपरिक खेती का आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण आर, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, राइट आंसर होगा आपका एक कथन ई और आर दोनों सही है, तो राइट आंसर बी होगा। ई और आर दोनों सही है, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं है। राइट आंसर आपका होगा बी नंबर, यानी कि आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिकता बाजारों उन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाले सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया जाता है। अतः दोनों अलग अलग तथ्य हैं। ये दोनों तथ्य सत्य भी है, लेकिन ये एक दूसरे तथ्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो राइट आंसर सी, सहकारी कृषि। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और भू जोतों का छोटा आकार भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण है, जबकि सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है। इसके तहत छोटे छोटे किसान संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं। 26 नंबर, भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, तो ये पंजाब में। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार देश में परिचालित जोतों ऑपरेशनल होल्डिंग्स का औसत आकार 2010-11 के 1.15 हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर रह गया। प्रश्नगत राज्यों में परिचालित जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार हेक्टेयर में इस प्रकार है। पंजाब 3.62, गुजरात 1.88, मध्य प्रदेश 1.57, राजस्थान 2.73। नोट, देश के सभी राज्यों में परिचालित जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार नागालैंड में 4.87 हेक्टेयर है, पंजाब इस संदर्भ में द्वितीय स्थान पर है। 27 नंबर, भारत में कृषि को समझा जाता है ए, जीविकोपार्जन का साधन। भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। 28 नंबर, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ए सही है। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है, तो सही है। अब बाकी जो ऑप्शन दिए गए उसको भी देख लेते हैं। पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्र में दालों का भाग दुगुना हो गया, तो गलत है। विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की खेती का लगभग 15% भाग भारत में है, ये भी गलत है। भारत में होने वाली खेती के कुल क्षेत्र में से लगभग 34% क्षेत्र में चावल की खेती होती है, ये भी गलत है। राइट आंसर ए है। प्रश्नकाल के दौरान भारत में दालों की खेती के अंतर्गत केवल 12.7% भाग को सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिल रहा था और शेष 83.9% भाग वर्षा द्वारा पोषित था, अतः कथन ए लगभग सही है। भारत में वर्ष 2023-24 पी प्रोडक्शन में कुल दालों
के खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल का लगभग 7% सिंचित है, अर्थात लगभग 93% क्षेत्र वर्षा पोषित है। पिछले 2 दशकों में दालों की खेती को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उस समय दालों की खेती के अंतर्गत जहां 246.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, वहीं वर्ष 2004-05 में घटकर यह 227.6 वर्ष 2024-25 में 277.2 लाख हेक्टेयर ही रह गया। अतः यह कहना कि कुल क्षेत्र में दालों का भाग दोगुना हो गया गलत है। FAO 2024 के अनुसार विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की कृषि का लगभग 29.30% भारत में है, अतः कथन सी गलत है। भारत में खेती के कुल क्षेत्र में से लगभग 23.7%, 2011-12 में 22.33% भाग पर चावल की कृषि की जा रही थी, न कि 34% भाग पर, अतः कथन डी भी गलत है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2024-25 के अनुसार 2020-21 से 2024-25 का औसत के संदर्भ में भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में से लगभग 36.11% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है। 29, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, तो आंसर नहीं दिया गया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया। चलिए देखते हैं। वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के आधार पर दिए गए राज्यों में सर्वाधिक उर्वरक उपभोक्ता 2 राज्यों की दृष्टि से क्रम निम्नानुसार है। राज्य कुल उर्वरक उपभोग 1000 टन में: उत्तर प्रदेश 3842.04, आंध्र प्रदेश 3119.43। वर्ष 2024-25 में शीर्ष 3 उर्वरक उपभोक्ता राज्य: उत्तर प्रदेश 5563.82 हेक्टेयर टन, महाराष्ट्र 3274.17 हेक्टेयर टन एवं मध्य प्रदेश जो है 3203.31 हेक्टेयर टन है। 30 नंबर, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो राइट आंसर सी, बोडा लोबिया में। बाकी सभी में पाई जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। दिए गए विकल्पों में हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोडा लोबिया में 0.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा में 0.42%, सनई में 0.43% तथा ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। 31 नंबर, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है? तो आंसर नहीं दिया गया है। दिए गए विकल्पों में नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल सनई है, जबकि हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल सभी है। सनई, ढैंचा, लोबिया तथा मूंग में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्रमशः 0.43, यानी कि सनई में 0.43%, ढैंचा में 0.42% और लोबिया में 0.49% एवं मूंग में 0.48% है। जबकि इनसे प्राप्त नाइट्रोजन किलोग्राम हेक्टेयर क्रमशः 86 से 129, 84 से 105 और 74 से 88 और 38 से 48 है। प्राप्त नाइट्रोजन किलोग्राम हेक्टेयर के आधार पर हरी खाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल सनई है। 32 नंबर, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं? डी, यह सभी। उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि को उत्पादकता बनाए रखने हेतु। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि को उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। 33 नंबर, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? बी, तमिलनाडु तट में। उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र
तमिलनाडु का तटीय भाग, गुजरात का सूरत क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा क्षेत्र है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। 34 पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है, तो सी उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न भारतीय राज्य है। वर्ष 2024 तक की स्थिति के अनुसार प्रसंगत राज्यों का वार्षिक पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन BCM में इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश 27.80, मध्य प्रदेश 35.90, उत्तर प्रदेश 72.84 और पंजाब पश्चिम बंगाल 25.89% है। 35 निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है, तो पंजाब है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है, बाकी सभी उसके बाद ही होंगे। 36 हरित खेती में सन्निहित है, तो सी समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बाकी सभी छांट दीजिए। हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सन्निहित है। हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है। हाल के दिनों में शब्द हरित खेती विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाया गया है। भारत में हरित खेती के विषय में उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया। 37 भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या असत्य है, तो आपका राइट आंसर ए असत्य, यानी कि ए असत्य है, बाकी सभी यानी गलत है, तो गलत ए है, बाकी सभी सही है। आर्थिक सहायता में कटौती सही है, नगद फसलों में बल सही है, आय असमानता में वृद्धि ये भी सही है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1991 में की गई। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसलों पर अत्यधिक बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल है। वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता। अतः विकल्प ए व्याख्या असत्य है यानी गलत है। 38 नंबर निम्नलिखित से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो राइट आंसर बी है। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना, तो राइट आंसर ये सही है। बाकी जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। किसानों को अपने खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरे से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना है, तो ये गलत है। सी नंबर देखते हैं, कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए ही उद्दिष्ट ईयरमार्क करना, ये भी सही नहीं है। ग्रामीण उद्यमियों को अभिज्ञात आइडेंटिफाई करना तथा उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध करना, ये भी सर्वोत्तम नहीं है, तो इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में बीज ग्राम योजना सीड विलेज प्रोग्राम या संकल्पना ने कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फार्म सेव्ड सीड की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसके लिए एक गांव या क्षेत्र के समान रुचि वाले किसानों के समूह को बीज उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण एवं आधार प्रमाणित बीज हेतु सहायता देकर स्थानीय स्तर पर उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर उचित मूल्य या वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना है। 39 एक मार्क है। अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, गलत है। कृषकों की सहकारी समिति, ये भी गलत है।
सी, अंडों के विनियमित मंडी गलत है, गुणवत्ता गारंटी की मुहर तो सही है। डी नंबर। एक मार्क भारत सरकार का कृषि उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाणीकरण ग्रेडिंग चिन्ह है, जो कृषि उपज श्रेणीकरण और चिन्हांकन अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबंधित उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। तब विकल्प डी सही उत्तर है। 40 नंबर। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो राइट आंसर डी 1 हेक्टेयर से कम है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार परिचालन ज्योति की संख्या और क्षेत्र का आकार समूह निम्न है। आकार समूह आकार सीमांत कृषि भूमि जोत 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत 1 हेक्टेयर या उससे अधिक लेकिन 2 हेक्टेयर से कम, और मध्यम जोत 2 हेक्टेयर या उससे अधिक लेकिन 4 हेक्टेयर से कम। मध्यम जोत जो है 4 हेक्टेयर या उससे अधिक परंतु 10 हेक्टेयर से कम। बड़ी जोत जो है 10 हेक्टेयर या उससे अधिक। इकतालीस नंबर। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? पहला, एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। दूसरा, न्यूनतम जोत को अपनाना। तीसरा, बागानी फसलों की खेती का परिहार। चौथा, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। पांचवा, स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा आपका 2, 4 और 5। एक गलत है, 3 गलत है, तो राइट आंसर सी सही है। संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ और टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण, जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं उदाहरणार्थ शून्यकर्षण, अति न्यून कर्षण, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज के साथ कृषि रसायनों एवं अकार्बनिक व कार्बनिक स्रोतों का संतुलित और समुचित प्रयोग होता है ताकि कृषि के विभिन्न जैव क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न हो। संरक्षित खेती में न्यूनतम जुताई से फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं, जिससे मृदा क्षरण बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना अति आवश्यक है। संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार के फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं, जैसे धान गेहूं फसल प्रणाली वर्षों से किसान एक ही खेत में कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर सीधा असर पड़ता है। फसल विविधीकरण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है तथा फसल संबंधित कीटों एवं रोग व्याधि को भी कम करता है। 42 नंबर। निम्न में कौन सा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? राइट आंसर ई। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों में सभी कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। तैतालीस नंबर। कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही है? पहला, लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों कुल फसल क्षेत्र के मालिक हैं। दूसरा, राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। तीसरा, राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो राइट आंसर होगा 1, 2, 3। ये सभी के सभी क्या है? तो सही है, तो राइट आंसर ए होगा। 1, 2, 3 सही है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक है। राज्यवार कुल कृषि योग्य भूमि के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राज्यवार किसानों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ आगे देखते हैं क्या है।
इसके बाद जो है हरित क्रांति है। हरित क्रांति है, मैं हरित क्रांति को और ये जो कृषि वाला है पढ़ा चुका था, लेकिन जब पढ़ाने के बाद जब मैंने इसका आवाज़ सुना तो आवाज़ था ही नहीं, आवाज़ नहीं था, गुस्सा आ गया, तो इसको डिलीट करना पड़ा। फिर से मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, तो लेट हो चुका है, तो इसलिए आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है। अगर मेरे पास संसाधन होते तो मैं उस लेवल का पढ़ाता जहाँ पर कोर्स लोग बेचते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले कोर्स बेचते हैं। तो मेरे पास संसाधन नहीं है, इसलिए मैं अभी जैसे तैसे करके पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास जो आपका माइक है वो भी सही नहीं है। मतलब समझिए कि कृषि और हरित क्रांति मैंने पढ़ा दिया था, और उसके बाद जब मैंने इसको वीडियो पढ़ाने के बाद जब वीडियो मैंने देखा तो उसमें आवाज़ है ही नहीं। समझिए कि इतना मेहनत करने के बावजूद जब वीडियो में आवाज़ नहीं है तो गुस्सा आता है। तो उसके बाद डिलीट करना पड़ा, फिर से मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, तो लेट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग हरित क्रांति से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास संसाधन उतने अच्छे नहीं हैं, और मेरे पास जब संसाधन आ जाएंगे तो मैं आपको उस लेवल का पढ़ाऊँगा जिस लेवल का बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाया जाता है। और सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू करूँगा और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा, यानी कि जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से, उसी तरह से पढ़ाऊँगा। और एनसीईआरटी को ऐसा पढ़ाऊँगा जो अभी तक किसी भी कोचिंग में या कहीं भी यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं पढ़ाया है। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर फ्री में पढ़ेंगे। फ्री मतलब पूरे जीवन फ्री में पढ़ेंगे, पूरे जीवन फ्री में। देखिए मैं लिख रहा हूँ, कई बार जो है इस पर मतलब नहीं चल पा रहा, और कई बार रुक जा रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो बस संसाधन की कमी है, प्रॉब्लम है। अन्यथा मेरे पास संसाधन नहीं होते तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाता। तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बिजनेस करने वाला इंसान हूँ, ना ही मैं कोई बिजनेस करने के लिए आया हूँ, ना ही मैं कोई धंधेबाज हूँ कि मैं आपको कोर्स बेचूँ या कोर्स बेचूँगा। मेरा ये कोई काम नहीं है, मेरा ये धंधा नहीं है। 10 रुपया, 50 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 1000, 10,000 में कोर्स जो बेची जाती है वो नहीं। क्योंकि एक स्टूडेंट के पास जो भी पैसे होते हैं उसके माँ बाप के दिए हुए पैसे होते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा बचे, आप फ्री में पढ़िए। फ्री में पढ़कर स्टूडेंट यूपीएससी निकाल लेते हैं, फ्री में पढ़कर सेल्फ स्टडी से, यूट्यूब से सहायता लेते हैं। तो पढ़कर फ्री में जब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल एसएससी, बाकी जो है स्टेट पीसीएस तो नॉर्मल एग्ज़ाम है। यूपीएससी देश का समझ सकते हैं कि कैसा एग्ज़ाम है, प्री मेंस इंटरव्यू, और उसमें कितने लड़के बैठते हैं और किस लेवल के स्टूडेंट्स बैठते हैं पता है ही। आईआईटी के लड़के बैठते हैं, मेडिकल वाले लड़के बैठते हैं, उसमें मतलब समझिए क्रीम जो लेवल के लड़के होते हैं ना, उस लेवल के लड़के पढ़ते हैं। तो यूपीएससी जब निकाल लेते हैं सेल्फ स्टडी से, तो बाकी एग्ज़ाम तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बस जुनून के साथ मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, आराम से एग्ज़ाम निकलेगा, क्रैक होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर फ्री में पढ़ेंगे। मैं कोई कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं आपको कभी ये बोलूँगा कि मेरा कोर्स खरीदिए इतने का उतने का, ये कोर्स है ही नहीं। मैं कोर्स नहीं बेचूँगा, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री शिक्षा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश से प्यार कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, और खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।